साउंड सिस्टम वाला बना शैतान। वो यहाँ पर उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ना सिर्फ तुम्हें मार दूंगा बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। मासूम बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली हरकत। वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इसके साथ होता तो आपको आपकी बच्ची जिंदा भी नहीं मिलती। खातून तफ्तीशी अफसर मुल्जिम पर मेहरबान। मैं कैमरे के सामने आपसे कोई बात नहीं करूंगी। पुलिस बौखलाहट का शिकार। मैंने सवाल जवाब करने हैं, मैं कुछ एलिगेशन अच्छा मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। बच्चों को जिनसी दरिंदों से कैसे बचाएं, खुसूसी इंकशाफ। कोई भी इंसान जो है टच नहीं कर सकता सिवाय आपकी मामा और बाबा के और आप खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके मलीर में एक ऐसे वाक़े को कवर करने के लिए जिसके लिए लिटरली मेरे दिल से दुआ होती है कि अल्लाह ना करे हमें ऐसे वाक़े बार बार कवर करने पड़ें। लेकिन हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर इस तरह के वाक़े रूनुमा होते रहते हैं। और ये वाक़या है एक बच्ची से जो कि सिर्फ 6 साल की थी, उससे ज़्यादती का। और दिन दहाड़े ये वाक़या होता है और जो हमारे गली कूचों में ये बैठे हुए दरिंदे हैं, ये जो जिनसी हैवान हैं, ये अचानक से हमला नहीं करते, ये बल्कि पूरी प्लानिंग करते हैं। और हम किस तरह अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं इन जिनसी भेड़ियों से, आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ आपको उस फैमिली से मिलवाएंगे बल्कि हम आपको ये बताएंगे कहाँ पर हम रोक सकते थे इस सारे मामले को होने से। जो बहुत अफसोसनाक वाक़या इस वक्त हुआ है उस पर भी आपको बहुत डिटेल से चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उस बच्ची के घर और पहले उस फैमिली से मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरह इस तरह के वाक़े से बचा जा सकता था, किस तरह से हम अपने बच्चों को इस तरह के वाक़यात से महफूज रख सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ उस बच्ची की फैमिली मौजूद है। बात करते हैं। बच्ची का नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि एक तो बच्चा है, फिर उसका मैं नाम लूँ और ना मैं उससे बात करना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की बात किसी बच्चे से करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। बहरहाल फैमिली मौजूद है, उनके वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है छोटा। और जो आपकी बेटी 2014 में शादी, तो बेटी की एज क्या है? 6 इयर्स। आप यहाँ पे कब से मुकीम हैं? तकरीबन 18 साल से। 18 साल से मुकीम हैं। और इलाके के लोगों को आप लोग जानते भी होंगे? बिल्कुल। और आप जैसे 18 साल पहले से आप मुकीम हैं तो आपका बचपन भी यहीं गुजरा होगा इन्हीं गलियों में? जब मैं 3 क्लास में थी तो हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। जब आप बचपन में थे क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट पैदा हुआ? नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हमने तो गलियों में खेला भी है। जैसे अब तो बच्चों को अलाउ नहीं करते हम, लेकिन हमने अपने टाइम पे साइकिल भी चलाई है, खेला भी है। और तो यानी वो जो हमारे गली मोहल्ले महफूज थे वो उस तरह से महफूज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि उस दिन बच्ची जब आई तो वो घर से बाहर चीज़ लेने गई, क्या हुआ? जी आई थी बच्ची, तो घर से ही ये नाना ने उनके पैसे दिए, उनको चीज़ लेने गई। दिन का टाइम था, दोपहर का। बल्कि मैंने नाना से कहा भी, मैं इतना टाइम हो गया बच्ची कहाँ चली गई, आपने चीज़ के पैसे क्यों दे दिए इतने दोपहर में ना? तो कहने लगे वो आइसक्रीम वाला था तो शायद ये बच्ची चली गई, अभी आ रही है। स्कूल से कितने बजे आई थी? 1:30 बजे का। 1:30 बजे आई थी। 1:15 का टाइम था। और नाना को दीजिएगा माइक। आपसे कितने बजे पैसे लिए उस बच्ची ने? तकरीबन 2-2:30 बजे करीब पैसे लेके मुझसे खाना वाना खा के खाना खा के कहने लगा ना मुझे चीज़ लानी है, पैसे दीजिएगा। डेली मेरे साथ में यही है उसका। हाँ। और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो आपको दिखाऊंगा अभी भी रजा, क्योंकि बिल्कुल साथ ही है। मतलब आप यूँ गली से निकलते हैं तो साथ में ही दुकानें बाजार हैं। तो फैमिली मुतमईन थी कि यहाँ तक जाएगी बच्ची, 6 साल की बच्ची, स्कूल भी जाती है तो इतना बच्चा तो दुकान तक चला जाता है। इस वक्त मैं उस बच्ची घर के बाहर मौजूद हूँ और अगर आप इस तरफ देखेंगे ये सामने आपको एक शटर गिरा हुआ नज़र आ रहा है। ये वो दुकान है जहाँ वो शुएब जो है, जो जिसने मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की, वो वहाँ पर अपनी वो शॉप चलाता था। तो आप देखेंगे ये सिर्फ 5-6 घर छोड़ के ही उसकी वो शॉप आ जाती है। और ये बच्ची दोपहर को अपने नाना से पैसे लेके चीज़ लेने के लिए यहाँ से निकली है। और ये फैमिली बताती है जब यहाँ से खड़े होकर इस तरफ देखते हैं तो वो देखते थे कि चलो अपनी गली मोहल्ले के लड़के जिनको वो बचपन से देखते आ रहे हैं तो वो तो मुहाफिज होंगे हमारी बच्चियों के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसमें से एक मुहाफिज, एक दरिंदा निकल आया, वो शुएब था। अब ये बच्ची यहाँ से आई है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करीब में ही वो दुकानें हैं कि मतलब ये हार्डली आप 4-5 घर छोड़ के आते हैं तो ये पूरा चौक आ जाता है जहाँ पर ये बहुत सारी दुकानें हैं। और ये मैं आपको, आप देख भी रहे होंगे इस स्क्रीन पे। और यहीं से सामने से बच्ची चीज़ लेने वो सामने की दुकान पे गई। दुकान में चीज़ लेने आ जाती थी, लेकिन उस दिन तो कह रहे कि मैं आइसक्रीम के लिए निकली हो यहाँ से। सन्नाटे का टाइम था उस टाइम पे,
ये सब दोपहर का दुकान- टाइम था, 2:30 बजे का 2:30 टाइम था, का और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इस वक्त सन्नाटा होता है, लोग घरों में आराम कर रहे होते हैं, बंद थी। और ये उसकी दुकान थी, यहाँ पर उसका जो है साउंड सिस्टम का जो है वो काम था। किसी घर में कोई महफिल होती थी, शादी होती थी, तो वो साउंड सिस्टम वो दिया करता था और इस दुकान में वो होता था। और बच्ची अक्सर अब देख रहे होंगे कितने छोटे छोटे बच्चे जो आप दुकानों में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही इसी उम्र की बच्ची वो भी इधर ऐसे ही दुकान पे चीज़ लेने के लिए आई, लेकिन और ये जो फ़र्द था ये अक्सर उसको हरेस करता था। और ये बच्ची ने बाद में अपनी वालदा को बताया कि वो जब भी यहाँ पर इस दुकान पर चीज़ देने आती थी तो ये साथ वाली दुकान वाला जो था ये मुझे हरेस करता था, मुझे तंग करता था, मुझे पकड़ता था। और अक्सर वो बच्ची जब यहाँ पर चीज़ देने के लिए आती थी और वो इस आदमी को, शुएब को बैठे देखती थी तो घबरा भी जाती थी कि दोबारा से मुझे तंग ना करे आदमी। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जब कोई शख्स बच्चों के साथ छेड़खानी करे तो बच्चों को फौरी पता चल जाए कि इस शख्स के पसे पर्दा मकासद क्या हैं। वक्त आ गया है कि बच्चों को जिनसी दरिंदों से बचाने के लिए गुड टच और बैड टच के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाए। बेसिकली गुड टच और बैड टच जो है ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम अभी आज बात कर रहे हैं। ये असल में बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में अवेयरनेस देने की बात है कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको सिवाय उसके माँ बाप के और डॉक्टर के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर उसकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई टच कर रहा है और उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं वो फील कर रहा, या उसको इस तरह से किया जा रहा है कि उसको उलझन होना शुरू हो गई है, तो वो उस चीज़ को वो रोक सके। तो माँ बाप को ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप बच्चे को शेक हैंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिखाइए कि वो शेक हैंड कर सके जाके जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे, जिनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है उनको गोद में उठाने की और ये वो करने की इजाज़त जो है माँ बाप को नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें माँ बाप को एक्चुअली सिखाने की ज़रूरत है। बात ये आती है कि गुड टच और बैड टच हम सिखाएं कब बच्चे को। हम यूजुअली ये समझते हैं कि शायद ये बच्चा जो बहुत छोटा है, बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता। आम तौर पे बच्चा जो है 1.5 साल की उम्र से चीज़ों को सेंस करना शुरू कर देता है। मसलन ये नहीं, वो लॉजिकली तो उसको तो डील नहीं कर सकता, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन वो ज़रूर करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप 2.5 ईयर की एज के ऊपर बच्चे को ये सिखाना शुरू कर दें कि आपने जो है अगर आपको कोई किस करे तो सिर्फ किस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, दैट इज़ इट। अक्सर बच्चों को लिप्स के ऊपर किस किया जाता है, बच्चा इस चीज़ को जो है वो नहीं समझता। सो माँ बाप को बड़ा क्लियरली ना तो खुद बच्चे को लिप्स के ऊपर किस करना चाहिए और ना किसी और को इजाज़त देनी चाहिए, और बच्चे को बार बार ये बात बतानी चाहिए कि यहाँ पे किस नो। पेरेंट्स ये चीज़ जब हमने बच्चे को सिखानी हो तो हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप डॉल ले सकते हैं कोई, जिस पे बच्चे को आप बता सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, या आप कोई डायग्राम बना सकते हैं जिस तरह से हमने बनाई हुई है ये एक डायग्राम, कि आप बच्चे को समझा सकते हैं कि ये वाला जो आपका बॉडी का पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी जो चेस्ट है आपकी, ये आपका बहुत ख़ास हिस्सा है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। इसी तरह से आप उसकी बम के ऊपर हाथ लगा के, यानी उसके बम पे हाथ लगा के, माँ या बाप दोनों में से कोई एक हाथ लगा के उसको कहिए कि ये आपका ये वाला जो हिस्सा है आगे से और पीछे से, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी बहुत ख़ास हिस्सा है जिसको कोई अंकल आंटी कोई भी इंसान जो है टच नहीं कर सकता सिवाय आपकी मामा और बाबा के और आप खुद, और फिर जो है डॉक्टर अंकल टच कर सकते हैं माँ बाप की मौजूदगी में। इस केस में जिनसी दरिंदा मासूम बच्ची के साथ 3 दिनों से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन उसके इस शर्मनाक इकदाम ने मासूम जहन को उलझा कर रख दिया कि वो किसी को कुछ बताए या खामोश रहे, और फिर यह खामोशी एक भयानक वाक़े का सबब बन गई। जब वो आई है ना तो मतलब पूछा मैंने कि बेटा क्या हो रहा है तुम्हारा। इत्तेफाक से मैंने उसको नहला विला के नए कपड़े पहनाए थे उस दिन, तो जाहिर चीज़ भी फटी हुई थी, कपड़े भी, और मुझे नहीं बताया, बस रोए जा रही थी, मुझे आनी को बुलाएं आनी को अच्छा, रो बुलाएं, रही थी बच्ची? रोए जा रही थी और निढाल लेटी हुई थी। आप कितनी देर बाद पहुंच गई थी? मैं जब आई हूँ तो वो बिल्कुल ही निढाल थी। पहले तो हमें यहीं इसी जगह पे ऊपर छत पे ही लेटे थे, तो वो एकदम ना मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, वो नींद में थी। मैंने कहा मम्मा सुबह 6 बजे से उठी हुई है, तो आपको शायद इसलिए लग रहा है कि वो तो नींद में। तो मम्मा ने कहा नहीं रूज आज इसकी रूटीन थोड़ी सी चेंज लग रही है। तो फिर हम लोग चले गए मैयत में ही,
क्योंकि कॉल आ गई थी कि वो उठने वाली है बॉडी, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ से जब हम आए तो 9 बजे का टाइम था, तो सेम वही कंडीशन थी, बल्कि उससे ज़्यादा, और जो खुनूदगी में होते हैं ना उस कंडीशन में वो थी, यानी जो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। ये नहीं उठी थी, तो मैं इसके करीब आई। मैंने जैसे ही मैं इसके करीब आई ना, तो मुझे इसके पास से बहुत गंदी सी स्मेल फ़ील हुई, और जैसा मम्मा ने बताया कि इसके मतलब शलवार वगैरह फटी हुई भी थी। तो जब मैं थोड़ा डीपली गई तो इन लोगों ने मुझे कहा कि सबके सामने इससे कुछ मत पूछो, मतलब अभी मत करो इस बारे में बात। मैं घर ले गई। फिर मैंने इससे दोबारा मतलब पूछा कि बेटा मम्मा को सब पता चल गया है, आप बताएं कि क्या हुआ है आपके साथ। तो इसने फिर बोला कि आपको कैसे पता। तो मुझे हुआ कि मतलब कोई बात है जो। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने इससे जब पूछना स्टार्ट किया तो इसने कहा मम्मा वो चौक का ही लड़का है, आप भी जानती हैं और ना मैं जानती हूँ, नाम नहीं पता। तो फिर मैंने मम्मा को कॉल की। मैंने कहा मम्मा इस तरह ये बता रही है। मेरी मम्मा लोग फ़ौरन आ गए रोते पीटते। तो यह है वो लड़का मुबैना तौर पर जिस पर यह इल्ज़ाम लगा है कि उसने मासूम बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली हरकत की है। तो जब ये बच्ची उस दिन दोपहर को आइसक्रीम लेने के लिए निकली है घर से और यहाँ पर आई है, तो उसने देखा कोई और नहीं है। उसने बच्ची को पकड़ा, जो भी किया यहाँ पर, क्योंकि दोपहर के टाइम अक्सर यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती हैं, और फिर वो इस बच्ची को यहाँ पे एक प्लॉट है, यहाँ पर वो ले गया। ये आप देख सकते होंगे, ये खाली प्लॉट जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और इसमें वो ले गया और इसको उन्होंने खोला, और उसके साथ बकौल बच्ची के एक सहूलतकार भी था, कोई और भी मौजूद था, और वो इस बच्ची को इसके अंदर ले गया और उसने बाहर से कुंडी लगा दी, और भरी दोपहर में उस बच्ची को उसने यहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनाया। अब तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन वो बच्ची अंदर मौजूद थी, और ये ताला पहले भी होता था, ये ताला अभी लगा है। चाबी किसी के पास रहेगी, जब चाबी किसने दी है, 2-3 अफराद उनका अगर सही मानों में रिमांड हो जाता तो बता देते हैं कि मतलब कि कौन कौन शामिल है। असल में इसकी चाबी भी किसी के पास रहेगी, बाहर से तो यानी इसका जानने वाला ही होगा, इसके साथ में दुकान है तो उसके पास चाबी होगी, और या जिसके पास चाबी उससे पूछा जाए कि भाई किसका प्लॉट है, किसके प्लॉट के अंदर ये इतना ऐसा घिनौना काम हुआ है। इसके अंदर वो बच्ची को ले जाता है और वो बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाता है, और उसके बाद ख़ुद यहाँ से निकल जाता है। अब बच्ची बता रही है, और बच्ची की हालत गैर हो जाती है। वो 6 साल की तो मासूम बच्ची थी, वो यहाँ पर अंदर मौजूद होती है। फिर अपने आप को संभाल के वो यहाँ से गिरती पड़ती यहाँ अपने गली में घर पहुँचती है, और वो यहाँ पर उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ना सिर्फ तुम्हें मार दूँगा बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा, तुमने चुप रहना है। इसीलिए बच्ची जब घर पहुंची है और नानी ने उसकी हालत देखी कि बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन नानी के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि बच्ची के ऊपर से क़यामत गुजर चुकी है, तो बच्ची इसी खौफ से कुछ नहीं बता रही थी अपने नाना नानी को कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुँचा दें, मेरे पेरेंट्स को नुकसान ना पहुँचाए। और फिर कहीं जाके जो बच्ची जिस तशद्दुद का शिकार दोपहर में हुई, वो फिर रात को जाके वो बच्ची जो है वो बता पाई, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि माँ बाप को बता सके। बच्ची ने वालिदैन को जो कुछ बताया वो भयानक हकीकत लर्जा तारी कर देने वाली थी। फैमिली बच्ची को साथ लेकर मोहल्ले में पहुंची तो कैसे इस मासूम ने की मुल्जिम की निशानदेही। मासूम बच्ची के साथ फैमिली को देखकर कैसे मुल्जिम के चेहरे का रंग बदल गया। खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे के साथ ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए तो फैमिली को फौरी तौर पर करने चाहिए क्या इक़दाम। कोई सबूत मत मिटाने का मकसद ये है कि मत उसको नहलाएं धुलाएं और ना उसके कपड़ों को चेंज करें। क्या खातून तफ्तीशी अफसर मुल्जिम पर है मेहरबान? बुरसा ने क्यों लगाया ये इल्ज़ाम? टीम इंकशाफ थाने पहुंची तो कैसे तफ्तीशी अफसरान हुए बौखलाहट का शिकार? मैंने सवाल जवाब करने में कुछ एलिगेशन मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साउंड सिस्टम वाला बना शैतान वो यहाँ पर उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ना सिर्फ तुम्हें मार दूंगा बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा।
मासूम बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली हरकत। और वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इसके साथ होता तो आपको आपकी बच्ची जिंदा भी नहीं मिलती। खातून तफ्तीशी अफसर मुलजिम पर मेहरबान। मैं कैमरे के सामने आपसे कोई बात नहीं करूंगी। पुलिस बौखलाहट का शिकार। मैंने सवाल जवाब करने में कुछ एलिगेशन अच्छा मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। बच्चों को जिनसी दरिंदों से कैसे बचाएं, खुसूसी इंकशाफ। कोई भी इंसान जो है टच नहीं कर सकता सिवाय आपकी मामा और बाबा के और आप खुद। फिर मम्मा के माइंड में आया कि हम एक काम करते हैं, रात के 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो मम्मा ने कहा कि इस टाइम सारे लड़के चौक पे बैठे होते हैं, तो इसको अभी दिखा दो। अगर ये चौक पे बता रही है कि वो लड़का बैठता है तो मे भी अभी ये पहचान ले, इसको दिखा दो। अच्छा, हुलिया इसने हमें बताया था कि मोटे से हैं, येलो कलर की शर्ट में है, और मतलब जो ड्रेसिंग थी इसने पूरी हमें बताई थी। इवन ये भी बताया था कि मामा की एज के हैं, लेकिन हाइट उनकी मामा से छोटी है, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा टॉल है, तो इसने ये भी हमें बताया कि उसकी मामू की एज के हैं। फिर हमने इसको ला के चौक पे, जैसी बस हम चौक पे लेकर आए तो जो मुलजिम गिरफ्तार है इसने उसको मतलब पहचाना। इसने बताया कि मम्मा ये 3 to 4 टाइम्स मैं इनसे छुप के भागी भी हूँ, मतलब जैसे छुप गई थी मैं इनको देख के, और कंटिन्यूसली 3 दिन पहले से मतलब इसको वो इस तरह का कर रहे थे कि जैसे मतलब पकड़ने की कोशिश और इस तरह की हरकतें 3 दिन से वो कर रहा था। आपने क्या ये नहीं देखा कि मुलजिम वहाँ पे मौजूद है, मुलजिम को शक हो जाएगा तो भाग जाएगा, कि आप लोगों को पता चल गया? आपने क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई? मतलब बिल्कुल हमने पीछे गाड़ी खड़ी करी, दुकान के पास गाड़ी खड़ी करके दूर से बच्ची को 10-12 लड़के 10 लड़के करीब लड़के बैठे हुए थे, उनमें बच्ची ने कहा नाना बाबा वो होएगा। तब जब येलो शर्ट वाला जब देखा तो कि इसने मेरे साथ ही हरकत की है। जी। अच्छा, उस वक्त जब उस बच्ची ने निशानदही कर दी गई, ये फर्द है, ये आदमी है जिसने घिनौना फेल किया है, तो उसने उस वक्त देख लिया था आप लोगों को? हाँ, देख लिया था उसने, लेकिन उसने ज़्यादा वो नहीं उस टाइम पे वो किया। अच्छा, वो इतना कॉन्फिडेंस था? हाँ, कॉन्फिडेंस है कि जैसे कि कुछ मैंने किया ही नहीं है। लेकिन बाद में जब ये लोग गए ना बाहर, ये बाहर बच्ची को लेके दोबारा वो करने गई, तो उस टाइम वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। जी हाँ, बच्ची ने पहले दूर से निशानदही की और फिर माँ के साथ मिलकर मुलजिम के करीब जाकर भी जिनसी भेड़िए को किया बेनकाब। मैं एक दफ़ा और कंफर्म करने लेके गई थी कि जैसे बाइक पे देखा था तो करीब से फेस देख ले, तो मैंने इन लोगों से कहा कि मम्मा मैं एक बार इसको पैदल लेके जाती हूँ। वही हुआ, मैं उसके बिल्कुल बराबर से गुजरी, बस मैंने पहले थोड़ा बोला कि ज़ुरिया बेटा एक दफ़ा और करीब से देख लो, यही था। तो इसने कहा मम्मा जी यही थे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ऐसे बढ़े जैसे मतलब चीज़ की बात करते हुए ना कि आप क्या लोगी, नहीं मैं आपको ये नहीं दिलाऊंगी, इस तरह से हम बात करते हुए आगे बढ़े। उसको फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी ना, तो उस वक्त उसके फेस पे एक अलग सी घबराहट टाइप की थी। फिर एकदम मैंने आती मम्मा लोगों से कहा, मैं कहा मम्मा देखिएगा अभी शुएब का फेस कुछ और बोल रहा था, शुएब गायब हो जाएगा। और वही हुआ कि बस हम लोग अंदर आके दोबारा जब गेट के पास गए ना, तो शुएब वहाँ पे नहीं था। सारी बात है, बाप का खून खौल जाता है जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। जब ये आपको कंफर्म हो गया, बच्ची ने आइडेंटिफाई कर दिया, निशानदही कर दी कि ये फ़र्द है जिसने मेरे साथ ये घिनौना फेल किया, आपने क्या सोचा अब क्या करना चाहिए? बस जब बच्ची ने तस्दीक कर दी कि यही है, फिर मैंने पूछा कि बेटा देख लो, अगर यही है तो घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से, जो भी है बता दिया। उसने नहीं पापा यही है। तो हमने इससे तो बात करना मुनासिब नहीं समझा। फिर हमने थोड़ा सा घर में बैठ के फैसला किया कि क्या किया जाए इसके साथ ना। तो फिर हम लोग थाने वगैरह गए हैं, वहाँ पे हमने फिर रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है इसकी ना, रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है बोला कि ना भाई इसको लड़के को कहाँ है। अब यहाँ पर एक और बहुत अहम बात है कि अगर खुदा ना खासा ऐसा वाक़या हो जाता है, तो उसके बाद हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, उस हवाले से एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स की, उसकी गार्डियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जो भी उनके पास एविडेंस, जो भी प्रूफ उनके वो कलेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो उनको सिक्योर करें, कोई चीज़ वहाँ से मत मिटाएं। कोई सबूत मत मिटाने का मकसद ये है कि मत उसको नहलाएं धुलाएं और ना उसके कपड़ों को चेंज करें, ना उसी को उसी जगह को जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ से कोई ऐसी चीज़ अगर छोड़ी गई है तो उस चीज़ को भी वहाँ से रिमूव मत करें। उसी सिचुएशन में बच्ची को जिस कंडीशन में है, आप उसी ही कंडीशन में बग़ैर आप जजे के, बग़ैर शर्म महसूस करते हुए आप साथ उसी बच्ची को कंसर्न थाने में जाके
154 में वो आपका राइट होता है कि आप वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन जा के अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाएं। इन केस अगर पुलिस कंसर्न आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती तो आपको रेफ़र करती है मेडिकल DNA करवाने के लिए, तो आप फौरी तौर पे बग़ैर किसी डिले के, बग़ैर किसी नेग्लिजेंस के आप फ़ौरन आप कंसर्न हॉस्पिटल पहुंच जाएं, वहां जाके DNA करवाएं। बच्चा हो या बच्ची हो, उसका DNA रिपोर्ट आने तक जो है, फिर जो भी आपको रिपोर्ट वहां से मिलती है मेडिकल की, उस रिपोर्ट के साथ दोबारा आप कंसर्न थाने पे पहुँचें और अपनी एप्लीकेशन उनको इन राइटिंग में दें, तहरीर करें कि जो भी वाक़या हुआ है तो अकॉर्डिंग वाक़या जो है उसको इन राइटिंग में लिख के कंसर्न थाने के SHO को दें कि आपकी जो है FIR लॉन्च की जाए। मासूम बच्ची की फैमिली क्या तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करने में हुई कामयाब। मेडिकल करने वाली लेडी डॉक्टर ने किया कौन सा खौफनाक इंकशाफ। क्या खातून तफ्तीशी अफसर दे रही है मुल्जिम पार्टी का साथ। मैं कैमरे के सामने आपसे कोई बात नहीं करूंगी। कैमरा देखकर पुलिस क्यों हुई वो खिलाहट का शिकार। मैंने सवाल जवाब करने हैं, कुछ एलिगेशन अच्छा मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपने एक्सपर्ट्स की राय जानी, अब इनसे जानते हैं। अच्छा जी, आपने क्या किया? हम गए थाने, पहले वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखवाई इसकी, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि भाई बच्ची को भी बुलाया जाए, हम उसका बयान भी लेंगे। और रात का टाइम था तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का था जब हम थाने गए हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो गाड़ी वगैरह भेजी, मुलजिम को भी लेके घर से उठवाया और बच्ची को भी हमें आते। अच्छा, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया उन्होंने? शुएब? हाँ, शुएब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ, हमने कहीं भाग दिया, जब उसको शक हो गया था तो उसने कहा रातों रात कहीं गायब ना हो जाए, तो उसको फिर बच्ची को हम अपनी लेके थाने गए हैं। थाने में जो है उन्होंने पहले बयान लिया बच्ची से। अच्छा, बच्ची का बयान उन्होंने अकेले में लिया, हम लोग रूम से बाहर थे। अकेले में पूछा कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से, जो भी चीज़ है हमें बताओ। उसने जो वाक़या हुआ पूरा उसने वो बताया। फिर इसको मुलजिम को पेश किया, इसने बोला हाँ यही था। फिर उस लड़के से पूछा तो वो तो मानने से इनकार करने लगा। तो बच्ची का जो बयान था उस पर उन्होंने फिर उसको FIR की और MLO के लिए जिना का बोले MLO करवाया। हाँ, बच्ची को जब मेडिकल के लिए ले जाया गया तो लेडी डॉक्टर के बयान ने फैमिली के औसान खता कर दिए। जब आप हॉस्पिटल लेके तो डॉक्टर ने क्या रवैया था डॉक्टर का? डॉक्टर तो पहले तो उसने ऑफ कोर्स डांटा कि मतलब आप लोग की केयरलेस माँ हो के इतना मतलब बच्ची के साथ इतना बुरा हादसा हो गया आपके। अच्छा, पहले तो उस पे कहा कि आपने क्यों नहीं केयर की। और उसके बाद उन्होंने जब इसको चेक किया तो इसको ब्लडिंग वगैरह हो रही थी, तो उस पे लेकिन आपने उसके बाद उसको बच्ची को नहलाया नहीं था जब वाक़या? नहीं नहलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब अगर आप उस सिचुएशन में फ़ौरन अगर मेडिकल से पहले, तो बहुत सारे एविडेंस जो है वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। हमने नहलाया भी नहीं था, इवन इसको वॉश वगैरह भी नहीं करवाया था, मतलब हत्ता कि वॉशरूम भी ये नहीं गई थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने इसके टेस्टिंग के लिए सारे सैंपल्स दिए और वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इसके साथ होता तो आपको आपकी बच्ची ज़िंदा भी नहीं मिलती। मैं ये कहूँगा कि इस हवाले से खुशकिस्मत है कि ये जो ये हैवान था, ये जो भी जानवर था, इसने जान नहीं, लेकिन 99% ऐसे वाक़यात में ऐसे मुल्ज़िमान जो होते हैं, जैसे पीडोफाइल्स होते हैं, जो बच्चों के साथ ऐसी ज़्यादती करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो जान से मार देते हैं। इस केस में नन्ही परी की जान तो बच गई, मगर उसकी रूह पर लगे जानलेवा ज़ख्मों को भरने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ अहले मोहल्ला ने इस ख़ानदान का साथ देने की बजाय उल्टा इनका मजाक उड़ाया। इस एरिया में ही हमने अपने 18 ईयर्स गुजारे और यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसकी सपोर्ट पे हैं। उसकी सपोर्ट पे हैं और इस तरह से सपोर्ट पे हैं कि हमें कह रहे हैं कि ये फेक है, बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब बच्ची के साथ हुआ ही नहीं है कुछ। अब सब चीज़ें हो चुकी हैं। और मैं एक बात बताऊं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो ये पीडोफाइल्स होते हैं,
ये कोई उस बच्ची का पहली निशाना नहीं होगा? इस इलाके की कितनी बच्चियों को वो मोलेस्ट कर चुका होगा, कितनी बच्चियों को वो हरास कर चुका होगा जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ना कर अगर ऐसा कोई शख्स उनके किसी घर में किसी बच्ची के साथ करता तो उनके ऊपर क्या गुजरती। तो आप तो किसी को सपोर्ट करने से पहले एटलीस्ट आप एविडेंस का वेट कर लें। तो DNA मैच होना बाकी रह गया ना, और बच्ची बता रही है कि इस इंसान ने किया है। आप किस तरह से उसकी सपोर्ट कर सकते हैं? आप कैसे इतना बड़ा आप सोच सकते हैं कि ये इंसान जो है फरिश्ता इससे नहीं किया हो, किसी और ने किया होगा? और या तो बात ये होती है कि तो उससे कोई दुश्मनी होती है आपकी? नहीं, दुश्मनी कोई तो आपका लेना देना शुएब से नहीं था, कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। हमारे साथ हमें लोग वहाँ से आके कहते हैं, फर्स्ट टाइम में तो बहुत सारे लोग आए, तकरीबन गली ये वाली गली तो गवाही दे ही देगी, 20-25 उनके यहाँ के कज़न शुएब की फैमिली। जी। तो उन्होंने हमें आके यही कहा कि आपका, पहले तो उन्होंने कहा कि आप वो नहीं है, उसकी जगह उनका कोई भाई है राशिद, हम शक्ल हैं, उनका नाम ले लें। तो जब बच्ची ने जब राशिद को देखा ही नहीं है कौन सा भाई है कौन सा नहीं है, तो उसने कहा नहीं कि ये शुएब ने नहीं किया, शुएब के भाई राशिद ने किया। राशिद ने किया, वो करते हैं, वो उनका बेटा है दूसरा भाई है, वो पता नहीं यही था, लेकिन उसने कहा नहीं ये नहीं है। बच्ची ने कहा नहीं है, अपने एक बेटे को आगे कर रहे हैं कि ये बेटा ये वाला नहीं है। जी वो तो बहरहाल हमने जब मना किया कि भाई हम कंप्रोमाइज पे नहीं, कि अगर DNA के लिए टेस्ट गए हैं तो हम इसकी जगह इसको आगे कर देंगे, तो वो हो सकता है DNA टेस्ट मैच ना हो तो मामला खत्म हो जाए। जी हो सकता है। ये बेवकूफ़ाना किस्म की स्ट्रेटजी थी इस फैमिली की। सिर्फ यही नहीं, मोहल्लेदारों की तरह पहले पुलिस ने भी इस खानदान के साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर मंजर यकसर बदल गया। ये आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस का, वो उस फैमिली का जानने वाली है। जी रिश्तेदारी है। जी कहती तो बचाने की कोशिश कर रही है। जी, और बचाने की भी क्या करी, पहले उन्होंने जब हम लोगों की फैमिली को देखा था, जब उन्हें शायद ये पता नहीं था कि शुएब बंद है लॉकअप में, तो उन्होंने कहा देखा बच्ची को रूम में अकेले लेके गई हैं। अच्छा, ले गई हैं, देखा जी और थाने जब सुबह के दूसरे दिन की बात बता रही हूँ, तो इन्होंने बच्ची को एक रूम में ले जाके, मैं थी, मेरी बेटी थी, नवासी थी, खुद ने चेक किया, आंसुओं से रोई कि, और मुझे जानती है, मेरी इज्जत है हम लोगों की बहुत। उसके बाद जब वो लॉकअप में उन्होंने शुएब को देखा तो बिल्कुल मतलब समझे सब कुछ पलट गया, और हमें बहुत तंग भी किया, हर लिहाज से तंग किया, परेशान ने तंग किया। जी, क्या नाम है इस खातून आईओ का? आयजा नाम है। आयजा नाम है। क्या तंग करती थी ये आयजा? बस पहले तो ये डिमांड की कि मैंने इसका वो कराया है मेडिकल वगैरह, तो उसमें मुझे 21,000 रुपये लगे, और मतलब एक पेमेंट के अमाउंट की भी बातें करी उन्होंने, और काफ़ी सारी। नहीं, जब देखे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे, आपकी 6 साल की बच्ची का ये आप इंसिडेंट होता है, उसका रेप होता है, आप मेडिकल करवाने के लिए पुलिस आपसे 21,000 मांगती है? 10,000 की एक ऑफर की, सब वो चले, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन तो ये साथ में गई थी मेडिकल, या ये आपने उस साथ तो खुद करवाया था ना? बल्कि उनको शिकायत है, पुलिस ने करवाया, तो उन्होंने बल्कि ये पुलिस से कहा गया है कि मतलब आप क्यों लेके गए MLO कराने, वालदा नहीं जाना चाहिए थी साथ। क्यों? उनका ये था कि मतलब माँ को नहीं भेजना था बच्ची को MLO के लिए ना, बच्ची को नहीं, अकेले क्यों भेजा आपने? मतलब उनका ये था कि बच्ची के MLO का हम वेट करते, जब वो ऑन ड्यूटी होती तो वो बच्ची को भी लेके जाती मुलजिम शुएब के साथ ही, क्योंकि शुएब का MLO कराने वो खुद लेके गई हैं, तो औहदा भी है नहीं होगा कि वो अब जो DNA वहाँ पे उसका लिया गया है या जो चीज़ वो सही कलेक्ट भी हुआ कि नहीं हुआ, कि ये चीज़ हमें ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस पर ट्रस्ट कर रहे थे इस बात पे, लेकिन उन्होंने हमें एक 10K की ऑफ़र की, 10,000 की ऑफ़र की। हाँ, कि आप हमें जो है ना मतलब केस फाइल करूँगी तो 10,000 दें। उस पर मैंने बहुत उन्हें रूड बिहेव में वॉइस मैसेज किया है, क्योंकि उन्होंने तो ये लाइव बात की थी, लेकिन मैंने वॉइस मैसेज उन्हें किया है कि भाई हम आपको किस बिहाफ पे दें, एक तो जुल्म भी हमारे साथ हुआ। बुरसा की तरफ से खातून तफ्तीशी अफसर पर लगाए गए इल्ज़ामात के बाद तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ लेना अब बेहद ज़रूरी हो गया था। ताहम जब टीम इंकशाफ ने खातून तफ्तीशी अफसर को कॉल मिलाई तो कैसे मोहतरमा ने लिया टाल मटोल से काम और जान छुड़ाने की कोशिश की, सुनिए ज़रा। आयजा साहिबा, मैं मुकर्रम कलीम बात कर रहा हूँ, एंकर इंकशाफ शो। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका मौक़िफ़ चाहिए था। भाई मैं अपना मौक़िफ़ ऑफ द कैमरा दे रही हूँ, मैं कैमरे के सामने नहीं दूँ। अच्छा, आप ऑफ द कैमरा क्या मौक़िफ़ दे रही हैं? मैं जो हकाइक है वो आपको बता रही हूँ ना, जो मेरी केस फाइल के, बाकी मैं कैमरे के सामने आपसे कोई बात नहीं करूँगी। आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको बता दूंगी। बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गई, ताहम अभी बात अधूरी थी। कट के कॉल दोबारा करो। रिमांड लेने के लिए कहा कि क्या मट्टी तोड़ देते क्या? आज का 7 तारीख का बयान है,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सॉरी वो कॉल ड्रॉप हो गई थी। कोई बात नहीं भाई। अच्छा, मुझे आप ये बता दें प्लीज़ कि ये जो शुएब था, शुएब के बारे में तो बच्ची ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन एक नामालूम फर्द भी है। शुएब इस वक्त जेल कस्टडी हो गया है। जेल कस्टडी हो गया है। तो और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक और फ़र्द भी था जो कि वहाँ पर मौजूद था, जिसको बच्ची ने कहा कि बाहर से उसने कुंडी लगाई थी और जब मुबैना तौर पर शुएब रेप करके चला गया था तो वो फ़र्द वहाँ पर मौजूद था। क्या वो आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं? नहीं, अभी तक हमने कोई भी मुलजिम, इसमें कोई और दूसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया। तो फिर मुझे बताएं कि फिर आप ये मुझे बताएं कि शुएब को जब आइडेंटिफाई बच्ची ने किया और अच्छा मुझे बताएं बच्ची की कंडीशन आपने देखी थी? आप आ जाए, मैं आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा दूँ। मैं थाने में मौजूद हूँ। मैं थाने पहुँच रहा हूँ फिर आपके पास, ठीक है। टीम इंकशाफ थाना मलिर सिटी पहुंची तो ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने के सवाल पर कैसे बौखलाए तफ्तीशी अफसरान। मैंने सवाल जवाब करने में कुछ एलिगेशन लगाए। अच्छा, मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। क्या पुलिस तफ्तीश में कर रही है हेरा फेरी? क्या दुरुस्त हैं वरुसा के खदशात? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं मलिर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हूँ और इस बहुत ही हसास केस में पुलिस का मौक़िफ़ जानना इंतहाई ज़रूरी है। जो फैमिली है उसने कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि जो आईओ है वो जो दूसरी पार्टी है, जो शुएब की फैमिली है या शुएब है, उसको सपोर्ट कर रही है और उनके साथ उसने ताउन नहीं कर रही। इल्ज़ामात काफ़ी बड़े हैं, इसलिए पुलिस का मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़रूरी था। और अभी हमने आपको दिखाया कि जब हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयज़ा हैं उनसे बात की तो उन्होंने टाल मटोल से भी काम किया। फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, मैं बात करती हूँ लेकिन ऑफ कैमरा करूँगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे ऑन कैमरा सारी बातें जानें। फैमिली जो सारे एलिगेशन लगाए हैं उन पर भी बात हो, क्योंकि ये मामला बहुत हसास है। 6 साल की बच्ची के रेप का मामला है, इसमें किस्म की कोताही नहीं बरती जा सकती। और फैमिली का ये भी कहना है कि इन्होंने जो कोर्ट में पेशी हो रही थी, जो बाकी जो मेडिकल हुआ है उसके हवाले से भी पैसों का भी तकाजा किया और उल्टा फैमिली को ये कहा कि भाई आप जो हैं आप गलत सोच रहे हैं। तो अब हम जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। जो भी असल हकीकत होगी उनका मौक़िफ़ जानने के बाद आपके सामने लेके आएंगे कि आया फैमिली के लगाए हुए एलिगेशन ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ सही हैं या गलत। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। टीम इंकशाफ जब थाने के अंदर पहुंची तो खातून तफ्तीशी अफसर आयज़ा के साथ SIO भी वहां मौजूद था। ताहम एक बार फिर ना सिर्फ खातून तफ्तीशी अफसर ने ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार किया, बल्कि SIO भी कैमरा ऑन देखकर घबरा गया। भैया मेहरबानी उन्होंने मना किया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। उन्होंने बोला जब तक सीनियर तहरीरी इजाज़त न दे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो एक डिटेल उस पे होती है ना, इस पे मैं आपको ज़बानी कलामी कह देता हूँ ना। अफसरान न जाने ऑन कैमरा बात करने से क्यों खौफ खाने लगे हैं। एक बार फिर टाल मटोल से काम लिया जाने लगा। इस वक्त आप लोग ये कर रहे हैं, हम कल भी जाएंगे क्योंकि इस केस को मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने जाके एंड तक जो बात उन्होंने मुझे की है वो मैंने इनसे पूछनी है एक दफ़ा। वो आप तो मैं ऑन कैमरा पूछूंगा। केस के हवाले से कोई भी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको FIR की कापी आपने कहा ना, तो मैंने इनको कहा कि भाई को सेंड कर दें। मैंने आपको मेरे पास है FIR मुस्लिम की। मुझे आप लोगों का मौक़िफ़ चाहिए इस मामले में। मैं आप एक कागज़ आ जाए, करीब आ जाए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक कागज़ तो मेरे पास केस की सारी है। मैंने सवाल जवाब करने में कुछ एलिगेशन लगाए। अच्छा, मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। देखा आपने, पुलिस किसी भी सूरत मुद्दई की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में कैसे होगी शफाफ तफ्तीश, कैसे होगा इंसाफ। उस जगह के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर ये आयज़ा साहिबा जो हैं, जो IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस की, वो अंदर मौजूद हैं। उनके साथ जो हैं SIO भी मौजूद हैं और हमने थोड़ी सी हिडन फुटेज भी बनाई, आपको दिखाया कि वहाँ पे किस तरह की बात हो रही थी। वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं और जब इतना हसास मामला, एक 6 साल से बच्ची के रेप का मामला है,
तो पुलिस इस तरह आयमाइशाएँ क्यों कर रही है, क्यों सही तरह ताउन नहीं कर रही। और हमने पूरी कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें, क्योंकि फैमिली ने, जो फैमिली है उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि ये खातून जो है सही ज़िम्मेदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। ये उल्टा जो शुएब है जो कि रेपिस्ट है मुबैना तौर पर, जिसको बच्ची ने आइडेंटिफाई किया, जिस बच्ची ने निशानदही की है कि इसने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, उसको ये कवर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये एक सवाल निशान है। लेकिन जो इस वक्त पुलिस की कारकर्दगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो IO हैं और जो SIO हैं वो किस तरह से अभी भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो DNA का टेस्ट करवाया गया है, जो MLO रिपोर्ट बनी है, उसमें मेडिकल में वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि जब यही लोग मिले हुए होंगे तो फिर आपके पास मेडिकल की रिपोर्ट कैसे सही आ सकती है। तो ये बहुत हसास मामला है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियों का मामला है और ऐसे फूलों का मामला है कि उनको कोई दोबारा इस तरह से ना उनको रौंदे अपने पैरों के तले, जिस तरह से बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अभी भी जो आयज़ा है और उसके साथ जो SIO है वो इस तरह की काम कर रहे हैं। एक तरफ कानूनी पेचीदगियों ने घेरा है तो दूसरी तरफ सहमी हुई मासूम बच्ची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह ने इस नन्ही जान को मौत के मुंह से तो बचा लिया है, लेकिन उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना भी एक इम्तिहान है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाले मासूम बच्चे पहले की तरह हंस खेल कर जिंदगी गुजार सकें, इस सदमे से बाहर आ सकें। काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? बेसिकली जिस तरह से अगर तो माँ बाप को पता चल चुका हुआ है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या इस तरह का कोई खुदा न खास्ता जो है वो ज़्यादती वाली बात हो चुकी है, तो उस सूरत हाल में बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो सकता है। उसमें होना ये चाहिए यूजुअली कि बच्चे को पेरेंट्स सबसे पहले काउंसिल कर रहे होते हैं और उसको प्रिपेयर करें कि उसने किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना है या वहाँ पर बात करनी है। सिर्फ बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती, माँ बाप भी इक्वली उस ट्रॉमा में से गुजरे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं और बच्चा दोबारा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो जाए या फिर उनके बाकी बच्चे जो हैं, दूसरे बच्चे जो हैं एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो जाए, इस तरह की चीज़ों का। सो माँ बाप और बच्चे दोनों की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बेहतर ये होता है कि आप बच्चे को जितना टाइमली काउंसलिंग के लिए ले जाएंगे, जितना टाइमली उसकी बिहेवियरल इमोशनल मैनेजमेंट हो जाएगी, उस ट्रॉमा से वो उतनी जल्दी बाहर आएगा और वो माशरे का एक फॉल शहरी जो है वो बन सकेगा। इस तरह के ट्रॉमा में रहने वाले बच्चे जो हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस उनका जो है वो लैक कर सकता है, सोशल आइसोलेशन हो सकती है। सबसे पहले तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करें कि आपके बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस क्या आ रहे हैं। मसलन वो किस तरह के चेंजेस हैं, मे बी वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, मे बी वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, मे बी वो रो बहुत ज़्यादा रहा है। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए बच्चे से सबसे पहले बातचीत शुरू करें। बातचीत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बातचीत डायरेक्ट ट्रॉमा के बारे में मत कीजिए। सिर्फ उससे पूछना शुरू कीजिए कि अच्छा क्या बात है, आज स्कूल नहीं गए हो, क्या बात है, बहुत चुप कर रहे हो, क्या बात है, मेरे बेटे को कोई चीज़ परेशान कर रही है। अच्छा चलो लेट्स, यानी आप फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों को खोलते उसको स्टोरी की शक्ल जो है वो दे सकते हैं। उस स्टोरी में बच्चा जो है वो आपसे कोई ना कोई बात जो है वो शेयर कर सकता है और आप फिर उस तक पहुंच सकते हैं कि इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और ये किन चीज़ों में से गुजर रहा है। अल्लाह करे ये मासूम बच्ची फिर से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए और इस पर जुल्म ढाने वाले अपने अंजाम को पहुँचे। इसको जो है सज़ा होनी चाहिए, इसने जो जुल्म किया है, और माफ़ी तो खैर किसी सूरत है नहीं, इसकी तो कोई माफ़ी है नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ है और इसकी माफ़ी नहीं है। और बाकी इसके साथ जो इसके साथ मुलजिम हैं, जो भी इसके सहूलतकार थे उनको भी जो है वो लेके आया जाए ताकि पता चले लोगों को कौन इसके साथ इसमें मुलविस था। इसको जिस तरह से सपोर्ट हो रही है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इसका रिमांड नहीं हुआ तो ये सब एक मतलब पुलिस ऑफिसर ही के बदौलत हुआ कि इसका रिमांड नहीं हुआ। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी फूल जैसी बच्ची को, जिसको अभी खिलना था, उसको मुरझा दिया, लेकिन किसी और की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला से कि हमारे किसी केस की नज़रसानी की जाए और इसको जो मुजरिम है इसके साथ में जो दूसरा, उसको जो है ना कोर्ट में पेश किया जाए और इसका रिमांड लिया जाए सही तरीके से। उसका रिमांड सही तरीके से हुआ नहीं। आज मेरी अपनी IO से बात हुई थी, मैं आज थाने गया था एक वो बयान देने के लिए, तो बयान उन्होंने मेरा लिया गली के सन्नाटे के उसमें। तो मैंने IO को मैंने बोला, आज मैंने कहा अगर उसका रिमांड ले लेता तो दूसरा लड़का पकड़ा जाता। जब मेरी बच्ची ने 10 लड़कों में इसको पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया 10 लड़कों के अंदर, तो मेरी बच्ची गलत नहीं बोल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही हसास शो था आज का, और इसमें जो बहुत अहम 3 में बातें हैं जो कि हमें
अपने जहनों में, दिमागों में बिठा लेनी चाहिए अगर हम अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने बच्चे को बैड टच और गुड टच के बारे में बताना है। दूसरी बात ये कि जब हमारे जब इस तरह कोई इंसिडेंट हो जाता है खुदा ना खासा, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि उसको किस तरह से लेके हमने इस केस को लेकर चलना है ताकि उस मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा मिल सके। तीसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कोई वाक़या खुदा ना खासा पेश आता है तो फिर उस बच्चे को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और फिर हमारी गवर्नमेंट को ऐसे ट्रॉमा सेंटर बनाने चाहिए जहाँ पे इन बच्चों को बहुत अच्छे माहौल में उनका कॉन्फिडेंस वापस लाया जा सके, उनको दोबारा से एक ऐसा इंसान बनाया जाए जिसके अंदर खुशी हो, उमंग हो, और वैसे ही जैसे वो बच्ची पहले खेला कूदा करती थी दोबारा से वैसे ही खेल कूद सके और वैसे ही ज़िंदगी को एंजॉय करे और ये आहिस्ता आहिस्ता की जो बहुत ही अफसोसनाक बात है उसके दिमाग से महव हो सके। इसी के साथ ही कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को महफूज रखे। मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।